Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक में ऑलमोस्ट हमारा आधा चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट AQL और LTPD का इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर रिस्क कंज्यूमर्स रिस्क वाला पार्ट देखा था। आज हम देखने वाले हैं OC कर्व एंड OC कर्व का इस्तेमाल करके हम कैसे ढूंढ सकते हैं प्रोड्यूसर्स रिस्क कंज्यूमर्स रिस्क, वो पार्ट देखेंगे और वो भी होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। ठीक है, तो सम में अगर देखते हैं तो पॉइसन वाले सम ग्राफ वाले OC कर्व वाले हैं 2 नंबर है, 23 नंबर है, 24 नंबर है एंड 25 नंबर है। ठीक है, जिसमें हम फिलहाल पहले 24 देखते हैं, देन 23 और बाद में आपको होमवर्क में सम करने का मौका इसका मिलेगा। फिर ज़्यादा सेक्शन बाकी नहीं है, फिर AOQ ATI वाला सेक्शन है, यानी ऑलमोस्ट अब 2-3 लेक्चर का काम बाकी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के बाद। तो चैप्टर या यूनिट का हम कहे तो तीसरा यूनिट भी अंत की तरफ जा रहा है धीरे धीरे हौले हौले। तो 24 नंबर का सम देखते हैं जिसमें सभी वैल्यूज़ रेडी है, हमें एस्टिमेशन करने का मौका मिलेगा, इस वजह से ये पहले करते हैं हम सम, फिर 23 नंबर भी देखेंगे। ठीक है, तो सम नंबर 24 में जाते हैं। उन्होंने P' और PA की वैल्यू दी है, प्लान देख लेते हैं 800, 120 एंड 2। एज इसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, उन्होंने रेडीमेड दिया है। जब भी OC कर्व के ऊपर से हमें एस्टिमेट करने का पूछा जाए तब हम बाय यूजिंग OC कर्व काम करते हैं, कैलकुलेशन की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, तो अब टेबल जो है उसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, फिर हम ड्रॉ करेंगे हमारा OC कर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, स्केल का मेजरमेंट भी OC कर्व के सभी सम में सेम होता है। P' की वैल्यू थोड़ी सी बदल सकती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ कैपिटल N या स्मॉल n। अब स्मॉल n इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। फिलहाल इस सम में तो हमें खाली ग्राफ का काम करना है। ग्राफ पेपर में आप काम करोगे तो ही बेटर रहेगा। अगर ग्राफ में काम नहीं किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने नोटबुक के अंदर ग्राफ ड्रॉ करके होमवर्क सबमिट किया है, तो प्लीज़ ये काम मत करो, रिस्क नहीं लेना है। प्रैक्टिस अगर आप ग्राफ में करोगे तो ही एग्ज़ाम में हो पाएगा। वैसे जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, आप नोटबुक के करोगे तो फटाफट हो जाएगा, मगर एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा क्योंकि इसके बाद जो यूनिट नंबर 3 देखना है पूरा का पूरा चैप्टर ग्राफ के ऊपर है, तो थोड़ी ग्राफ की ग्रिप भी आ जाएगी इस सम के साथ। तो खास मैं कह रहा हूँ वैसे आप ये काम ग्राफ पेपर में ही करिए, ग्राफ बुक ला देनी है, मैंने पहले भी कहा हुआ है। अब 2 हिस्से उन्होंने पूछे प्रोड्यूसर्स रिस्क, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस PA। AQL की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने हमें दी हुई है 0.005। ये कहाँ से मिलेगा वो अभी हम ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी देर में। फिर दूसरा पार्ट जो है वो उन्होंने हमें बोला है कंज्यूमर्स रिस्क फाइंड करो। कंज्यूमर्स रिस्क कैसे फाइंड करना है, तो उसमें बीटा इज इक्वल टू PA हमारी फॉर्मूला होती है और हम इस्तेमाल करते हैं LTPD का। LTPD की वैल्यू दी गई है 0.06। डेटा में 5% तक का डेटा है और फ्यूचर के लिए हमें एस्टिमेशन करना है, देखेंगे कैसे करना है। ये वैल्यू पता नहीं कहाँ मिलेगी, ढूंढना पड़ेगा कि 0.005 किधर है, क्योंकि यहाँ पे तो P' सिंगल ज़ीरो वाला ही है, तो वो भी एक नया पार्ट रहेगा हमारे लिए, आपके लिए। तो x एक्सिस पे हम लेते हैं वैल्यू ऑफ P', y एक्सिस पे हम लेते हैं वैल्यू ऑफ PA। ठीक है, स्केल मेजरमेंट का स्केल हमारा वही उसी तरह से रहता है जो हम आगे भी कर चुके हैं। x पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे देखना है 0.01, अगर 0.02 लिया हो तो 0.02 लिखना है, एंड y तो फिक्स है, चाहे कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, हाइपर ज्योमेट्रिक या पॉइसन, हम 2 सेंटीमीटर में 0.10 ही लेंगे। यानी यहाँ पे पहले लिख देते हैं 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 एंड एक और वैल्यू LTPD के लिए। बीच में खास ध्यान रखना, 1-1 सेंटीमीटर हमने स्किप किया हुआ है, तो ये डॉट मैं कर रहा हूँ वो इंडिकेशन है उसके लिए। आपके ग्राफ में तो आपके सेंटीमीटर वाइज आप स्केल लेने ही वाले हो। उसी तरह से y पे भी हम लिख देते हैं 0.10, 0.20, 0.30। मेरा एग्जैक्ट ग्राफ पेपर नहीं है, फिर भी हम ट्राई करते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस इक्वल मेंटेन किया जाए। आपको ग्राफ में करना है, आपको परफेक्ट मिलेगा ही। ठीक है,
तो ये जो सेंटीमीटर्स है ये भी 2-2 सेंटीमीटर है, मैं मेंशन कर रहा हूँ आपके लिए, डॉट करता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे पहले 10 लाइन खत्म होगी, 10 यानी 1 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर का यूनिट हमने मेजरमेंट किया है। मीन्स 10 से 20 तक जाने के लिए मुझे 20 लाइन्स मिलेगी। 10 यहाँ पे कहे तो 0 के बाद आता है 0.05, 10, 0.15, 0.20, ये 10वीं लाइन पे आप कह सकते हो 0.25, 0.30, 0.35, 40, 45 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्राइटेरिया वैसा ही है, कोई प्रॉब्लम वाला पार्ट नहीं है। पॉइंट्स को आप प्लॉट कर देते हैं। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक है, पी डैश 0 हो तो पी ए इज ऑलवेज 1, तो हमारा ग्राफ हमेशा शुरू होता है 1 से। देन सेकेंड वैल्यू है 0.879 यानी 0.88 कह सकते हैं। किधर मिलेगा 0.88, सेंटर में होता है यहाँ पे 0.85। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था इसमें आपको 1 यूनिट ऊपर जाना है। 1 यूनिट का मीनिंग क्या, 0.80 से मुझे अगर 81 जाना है तो मैं 2 लाइन स्किप करूंगा, यानी 2 लाइन ऊपर जाऊंगा तो 81, चौथी लाइन पे 82, E1 में जाना है, छठी लाइन पे 83, 8वीं लाइन पे 84 एंड एग्जैक्टली यहाँ पे 10वीं लाइन पे 0.85। देन और 2 लाइन ऊपर जाऊंगा, 12वीं लाइन कहे कंटिन्यूअसली तो 0.86, 14 नंबर की लाइन 0.87 एंड 16th नंबर की लाइन फ्रॉम 0.80 वो होगा यहाँ पे हमारा 0.88। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, हमें खास ध्यान रखना है। अप्रॉक्सीमेटली जो है वो यहाँ पे होगा, ग्राफ पेपर में आपको प्रॉपरली मिलेगा। एंड थर्ड वैल्यू है 0.57, 57 यानी यहाँ पे सेंटर में 57 है, आई मीन 55 है, सॉरी। 55 से 2 लाइन ऊपर जाओगे तो 56, चौथी लाइन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे हमें मिलेगा 0.57। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कामगिरी करने में जब आप प्लॉटिंग करते हो तब। ठीक है, कर्व जो है वो स्मूथ होना चाहिए, ऐसे डिक्रीजिंग फॉर्मेट में आता है ज़्यादातर, एग्जैक्ट ना आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर स्केल का इस्तेमाल नहीं करते ड्रॉ करने के लिए, ये कर्व है। 0.303 के लिए 30 है, तो अप्रॉक्सीमेटली वो जो है इधर लिखते हैं हम, प्लॉट करते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, आपको ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट मिलना चाहिए। 14 किधर आएगा, जैसे मैं कह चुका हूँ यहाँ पे सेंटर में 10वीं लाइन यानी पहला सेंटीमीटर हो वहाँ पे 0.15 है, उल्टा काम करना है, 2 लाइन नीचे जाओ तो मिलेगा 0.14। ठीक है, यानी यहाँ पे मिलने वाला है 0. अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा लिख लेता हूँ 0.14, यस। 0.06 किधर होगा पता नहीं चलता, ये 0.10 है। ये मिडल वैल्यू कैसे मिलेगी, कोई भी मिडल वैल्यू फाइंड करनी है तो मिडल वैल्यू के लिए वही फॉर्मेट है, मध्य कीमत 0 + 0.10/2, यहाँ पे मिलेगा 0.05। हमें चाहिए 0.06 यानी 2 लाइन ऊपर जाओगे तो मिलेगा 0.06। तो अप्रॉक्सीमेटली हियर ये जो कर्व है, आई मीन वैल्यूज रेडी है, अब इन्हें ज्वाइन करना है, कर्व बनाना है, एकदम ऊपर नहीं जाते, एकदम फ्लैट नहीं जाते, धीरे धीरे से नीचे उतारना है। वैल्यूज डिक्रीज होती है धीरे धीरे से, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे कहानी का ट्विस्ट है, अब तक तो क्या यहाँ पे हम पूछ छोड़ देते थे एरो करके, अब हमें 6% तक उसे ले जाना है, नीचे की तरफ भेजना है हमें ऑलमोस्ट। ठीक है, तो धीरे धीरे ले जाएंगे, सीधा टच नहीं करा देना, एक्स एक्सिस पे टच होना यानी 0 वैल्यू होना, एकदम से गिरना भी नीचे, कर्व धीरे धीरे जाता है आगे और एरो करना है, नीचे टच मत करना प्लीज, टच कर देता है दैट मीन्स PA 0, P' 100% हो तो ही PA 0 होता है, और वो कभी भी देखा गया नहीं है, कोई भी 100% डिफेक्टिव लॉट बनाता नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ, हमारा OC कर्व हमें हेल्प करता है PA की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो AQL 0.005 कहाँ होगा, जैसे हमने ये 0.05 ढूंढा, 0.01 और 0 के बीच में यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा AQL। ना पता चले तो यूज योर कैलकुलेटर, 0.01/2। अगर 0.015 बोला होता तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पे आता 0.01 + 0.02/2। कोई भी वैल्यू ना मिल रही हो तो 2 वैल्यूज को प्लस करो, डिवाइडेड बाय करोगे तो सेंटर में कहीं ना कहीं आपको एक आध जगह पे मिल जाएगा। अब यहाँ से सीधा हमें जाना है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने लेक्चर में आपको समझाया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसीलिए लिया था लास्ट लेक्चर में हमने, ऑलमोस्ट लास्ट वीक में, कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो वही पार्ट है। तो ये जो लाइन है यहाँ से सीधा हमें लाइन खींचनी है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमें AQL की वैल्यू दी गई है 0.005, तो सीधा ऊपर जाना है यहाँ पे।
स्ट्रेट लाइन आप पेंसिल से बनाओगे, मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाती है कभी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन मत करना, ठीक है। यूज योर पेंसिल। और यहाँ पे जिस जगह पे दोनों मिले ये पॉइंट होता है 0.005। मेरे ग्राफ के हिसाब से 95 के ऊपर चौथी लाइन होती है, आई थिंक 0.97 होगा अकॉर्डिंग टू माई ग्राफ। फॉर AQL इज इक्वल टू 0.05 फ्रॉम OC कर्व, PA की वैल्यू हमें मिल रही है 0.97, ठीक है। सो हमारा अल्फा होगा 1 माइनस PA यानी 1 माइनस 0.97, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू 0.03 दिखने वाली है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है। बुक के अंदर अगर देखें 24 में आंसर उन्होंने 0.023 दिया है, तो ऊपर नीचे होता है, एस्टिमेशन में टेंशन नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा अलग भी आ सकता है क्योंकि ग्राफ हर एक पर्सन का इंडिविजुअली अलग अलग कर्व हो सकता है, ठीक है। मगर 0.97 की जगह पे 0.99 नहीं हो सकता या 0.90 नहीं हो सकता, उतना मेजर डिफरेंस भी नहीं होता। पहले भी मैं कह चुका हूँ, ज़्यादातर ऐसे एस्टिमेशन वाला पार्ट नहीं पूछते एग्जाम में, खाली OC कर्व ड्रॉ करने तक का ही पूछते हैं, क्योंकि ये वेरी करेगा आंसर तो सभी को मार्क्स देने पड़ते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में AQL LTPD के ऊपर अगर फिक्स आंसर आता हो तो वो पूछते हैं, वेरी करे उसमें ज़्यादातर वो रिस्क लेते नहीं है पेपर सेटर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाली वैल्यू जो है LTPD की वैल्यू, तो यहाँ पे 6% पे हमारी LTPD की वैल्यू है, LTPD 6% है 0.06, तो सेम यहाँ पे भी हम भेजेंगे। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, प्रॉपरली करते हो अगर ग्राफ, तो आपको ये जो लाइन है सेंटर में मिलेगा 0.05 से, सपोज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी मगर थोड़ा सा बहक जाती है लाइन, सो आप स्केल का इस्तेमाल करना, एग्जैक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा सेंटर में, ठीक है, यानी 10 लाइन में 5वीं लाइन पे मिलता है 0.05/2 करते हो, खास ध्यान रखना है। तो फॉर LTPD फ्रॉम OC कर्व PA is equal to 0.025 and therefore beta is equal to PA यानी 0.025, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली मिलता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो आप उस इस तरह से लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिलहाल दूसरा आंसर मैच हो जाता है ज़्यादातर अगर प्रॉपरली अगर आपने ग्राफ का काम किया है तो, ठीक है। तो सम नंबर 24 हमें रेडीमेड वैल्यूज़ के साथ दिया गया है, जिसको हमने प्रॉपरली ड्रॉ करने का पूरा ट्राई किया है। और अब हमें देखना है सम नंबर 23, जिसमें ये टेबल जो है अभी यहाँ पे हमें रेडीमेड दिया गया था, मेहनत से टेबल बनाना है तो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, सॉरी, तो कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो देखना है हमें सम नंबर 23 में, ठीक है। तो OC कर्व जो है उसका एकाध सम ज़्यादातर एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास AOQ एंड ATI कर्व भी है, वो भी कभी कभी आते हैं, मगर जैसे मैंने कहा फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन यूज ग्राफ पेपर, ठीक है। ग्राफ पेपर यूज करोगे तो ही फीलिंग अच्छी आएगी आपको भी और पेपर चेक करने वाले को भी। एग्जाम में तो सप्लीमेंट्री के साथ ग्राफ पेपर में काम करना कंपलसरी होता है, ठीक है। सो सम नंबर 23 हमें दिया गया 1101। कंपेयर करते हैं कैपिटल N स्मॉल n एंड C के साथ। कैपिटल N इज 1000, स्मॉल n इज 100 एंड C इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू हमें उन्होंने दी हुई है ये। अब PA की फॉर्मूला हमें मेंशन करनी है पहले तो, और P' कैसे लेना चाहिए, P' की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसे हम PA कहते हैं। काम बहुत ही आसान है यहाँ पे, कंपेयरिंग विथ हाइपर ज्योमेट्रिक, कैलकुलेशन शॉर्ट होती है तो आपको भी फीलिंग अच्छी आती है। हाइपर ज्योमेट्रिक पूछा भी ज़्यादा जाता है तो खाली फीलिंग पे मत जाना, ना अच्छा लगे तो भी काम करना ज़रूरी होता है कभी कभी। हाइपर ज्योमेट्रिक में लेंथ ज़्यादा है मगर काम प्रैक्टिस के बाद ईजी होता है। तो अब यहाँ पे जो है हमारा n इंटू P', खास ध्यान रखना है P' की वैल्यू, आगे मैंने कहा था हाइपर ज्योमेट्रिक में कि अगर 50 या 150 हो कैपिटल N हाइपर ज्योमेट्रिक में तो आप इवन परसेंटेज 2%, 4% यानी 0.02, 0.04, 0.06 ऐसी वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब कैपिटल N मैटर नहीं करता। अब हमारे फॉर्मूला में क्या है,
स्मॉल एन इंटू पी डैश, ठीक है, स्मॉल एन पी डैश, यानी अब स्मॉल एन को कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करना है, और कौन सी वैल्यू पी डैश की लेने से हमें मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रल यानी 1 2 3 4 लास्ट में एन पी डैश कैपिटल एन पी डैश होता था, अब स्मॉल एन पी डैश का मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 कैसे मिले वैसी वैल्यू लेनी चाहिए, तो वो पार्ट यहाँ पे ध्यान रखना है डिपेंडिंग ऑन स्मॉल एन। अब हम पी डैश को फिक्स करेंगे। पहला तो हमेशा की तरह पी डैश 0 हो तो पी ए इज ऑलवेज 1 होता ही है। यहाँ पे मैं क्या लूँगा, 2% इवन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2% लोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर 0.02 इंटू 200 करते हो तो 2 मिलेगा, हमें 1 2 3 लाने का ट्राई करना है, यानी मैं लूँगा पी डैश 0.01, ठीक है। आपको ऐसे ट्राई करना है कि n इंटू पी डैश का प्रोडक्ट पहले 1 आए, नेक्स्ट में 2 3 4 एंड 5, स्मॉल एन पी डैश 1 2 3 4 5 लाने के लिए पी डैश को एडजस्ट हम करेंगे, ठीक है। सो n इज 100, दिस इज 0.01, प्रोडक्ट इज 1, तो पी ए की वैल्यू होती है सिग्मा डी फ्रॉम 0 to 1, सी की वैल्यू 1 दी गई है, ध्यान रखना है यहाँ पे 0 नहीं देते ऊपर, e रेस टू माइनस 1 1 रेस टू डी डी फैक्टोरियल, 1 by 1 वैल्यू रखेंगे, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, e रेस टू माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, 0 एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1 एंड दिस इज 1/1। एक और पॉइंट ऑब्जर्व करना है, हमें ई रेस टू की वैल्यूज आप इस सम में देखोगे ब्रैकेट में तो कोई वैल्यू दी गई नहीं है, ठीक है, खाली 2 वैल्यू दी है, ई रेस टू माइनस 1 एंड ई रेस टू माइनस 7 की, ठीक है। तो जब भी वैल्यू ना दी जाए तो आप एक वैल्यू याद रखना, पहली 0.36788, और अपने कैलकुलेटर में अगर ई रेस टू माइनस 2 लेना है तो सिंपली एंटर करो 0.36788 इंटू करके, अगर आप इज इक्वल टू दबाओगे तो वो आपको ई रेस टू माइनस 2 की वैल्यू मिलेगी। अल्टीमेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ई रेस टू माइनस 2 मिलेगा, ई रेस टू माइनस 3 के लिए इसी को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो मिलेगा ई रेस टू माइनस 3। रीज़न क्यों होता है ये पार्ट, क्यों ऐसा होता है, तो रीज़न ये रहा, ई रेस टू माइनस 2 यानी इट इज़ नथिंग बट ई रेस टू माइनस 1 प्लस ई रेस टू माइनस 1, मैथमेटिकली कहे तो ई रेस टू माइनस 2 यानी ई रेस टू माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ इट सेल्फ, -3 हो तो ई रेस टू माइनस 1 इंटू ई रेस टू माइनस 1 इंटू ई रेस टू माइनस 1। तो इस तरह का ये पार्ट है जिसकी वजह से हमें एक वैल्यू याद रखनी है, याद रखने में भी सहेलू वस्तु है, ईजी है, ईजिली याद रखते हो, 3 का डबल यानी 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद नहीं जाना है, 8 पे अटके रहो, ठीक है। शॉर्ट में ज़्यादातर वैल्यूज़ दे ही देते हैं, मगर ओसी कर्व में कभी कभी वो भूल जाए तो ये टेक्निक या ट्रिक आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। फिलहाल उन्होंने यहाँ पे हमें वैल्यू दी है, उसको कॉन्सेंट्रेट करना नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसमें, उसको इंटू करके मत लिखना, मेन ये वैल्यू याद रखनी है। उन्होंने वहाँ पे 0.37 दिया है, इट इज़ ओके, मगर हमें याद रखना है कि हम जब भी ग्राफ में काम करेंगे बाकी की वैल्यूज़ के लिए मल्टीप्लिकेशन 0.36788 इंटू करके आगे करना है, ठीक है। तो पहली वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है 0.37 इंटू 2 करते हैं तो हमें हमारा पी ए, पहली वैल्यू ऑफ पी ए मिल जाएगा 0.37 का डबल यानी 0.74। अगर आप 36788 करके लेते हो तो भी अप्रॉक्सीमेटली तो आंसर आपको 0.7356 या अप्रॉक्सीमेटली हम कहें तो 74 ही मिलेगा, तो कोई वैसे प्रॉब्लम की बात है नहीं। तो कैलकुलेशन यहाँ पे हमें याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं, अब पी डैश की वैल्यू 1% के बाद अब लेंगे 2% यानी 0.02। 5 कैलकुलेशन करनी है 1 नंबर को छोड़ते हुए, यानी टेक्निकली अगर नंबर देखें तो तीसरा नंबर है, कैलकुलेशन में दूसरी। सो 100 इंटू 0.02 प्रोडक्ट होगा 2, और पी ए की वैल्यू अगेन सिग्मा आप यहाँ पे सीधा रखते हो 0 to 1, ठीक है। यहाँ पे सी की वैल्यू आप कॉमन फॉर्मूला में सी लिखते हैं हम, तो बाकी में 1 1 करके हम काम कर ही रहे, -2 2 रेस टू डी अपॉन डी फैक्टोरियल, एक बार 0 एक बार 1, यही काम हमें 5 बार करना है। और अगर एक का एक काम बार बार किया जाए तो वो मेथड हमें इजीली याद रह ही जाती है। सो 0 पॉइंट कैलकुलेटर में आप एंटर करो 0.36788 इंटू करके इज इक्वल टू दबाओ, आपको मिलेगा 0.1353 समथिंग समथिंग समथिंग, मगर 4 डिजिट हम लेते हैं इंटू 3 तो मिलेगा हमें हमारा पी ए। अब
इजीली करना है तो विदाउट कैलकुलेटर तो हो नहीं पाता, सो कैलकुलेटर जी की मदद की ज़रूरत 100%। सो 1353 इंटू अगर करें 3 तो मिलेगा 0.4059, ठीक है। चौथी कैलकुलेशन अब करते हैं हम पी डैश 0.03 के लिए, एन पी डैश ऑलमोस्ट इसी बोर्ड के अंदर पूरा काम हमारा हो जाता है क्योंकि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, नाम ही पॉइसन है नॉट पॉइजन, ठीक है, ध्यान रखना। सो पी ए की वैल्यू अगेन वही रास्ता, डी फ्रॉम 0 to 1 e रेज टू -3 3 रेज टू 0 एंड 0 फैक्टोरियल, एक बार 0 रखना है, सॉरी डी एक बार 0 रखना है एंड एक बार 1 रखना है, ठीक है। सो कॉमन निकाल लेते हैं, e रेज टू -3, सो दिस इज 1/1 प्लस 3/1। e रेज टू -3 की वैल्यू के लिए टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो या मैंने अभी जो सिखाया 0.36788 इंटू करके इक्वल मारो और एक बार इक्वल करोगे तो मिलेगा इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू 0.04979 अप्रॉक्सीमेटली हम 8 ले लेते हैं तो हमें मिलेगा हमारा PA, ठीक है। और कैलकुलेटर जी अब हमें कहने वाले हैं 0.0498 इंटू 4 0.1992। तो एक और कैलकुलेशन हो गई, बस आखिरी 2 कैलकुलेशन का काम अब हमारे लिए बाकी है। अब लेते हैं P डैश इज इक्वल टू 0.04, तो एन पी डैश होगा 100 इंटू 0.04 जो कि होगा 4, प्रोडक्ट मिल जाएगा 4। तो वैल्यू रख देते हैं उसी तरह से, PA सिग्मा D फ्रॉम 0 to 1 e रेज टू -4 4 रेज टू D अपॉन D फैक्टोरियल, एक बार 0 एक बार 1, काम खत्म। So e raised to -4, anything raised to 0 is always 1, 0 factorial is 1, this is 4/1। So e raised to -4 की वैल्यू हमारे पास, वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो 0.36788 इंटू करके इज इक्वल टू दबाओगे तो चौथी जो वैल्यू है वो है 0.0183 इंटू अगर आप 5 करते हो तो वो हमें मिलेगा हमारा PA। सो फाइनल वैल्यू अभी बाकी है, बॉक्स लास्ट में बनाना होता है, ठीक है। सो कैलकुलेटर जी का वक्त आ चुका है अगेन, 0.0183 इंटू 5 0.0915, ठीक है। सो एक और वैल्यू ऐड करेंगे हम, छठी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली लास्ट कैलकुलेशन ऑफ अवर पार्ट। सो आप देख सकते हो कि लेंथ ज़्यादा नहीं है, ओसी कर्व इसका पूछा जाए तो फीलिंग अच्छी आती है, मगर ज़्यादातर हाइपर ज्योमेट्रिक वाला ही पूछा जाता है, वो 58-0 50-10-0 वाला, तो ताकि 7 मार्क्स में थोड़ी मेहनत भी आप करो तो छोड़ना नहीं आगे वाले पार्ट को। स्मॉल एन पी डैश यानी अगेन प्रोडक्ट मिल गया 5, सो PA फॉर्मूला वाइज सिग्मा D फ्रॉम 0 to 1 e रेज टू -5 5 रेज टू D अपॉन D फैक्टोरियल, e रेज टू -5 1/1, एक बार 0 एक बार 1, काम करो ख़त्म। सो e रेज टू -5 ऊपर 1 नीचे 1 5/1, ठीक है। तो काम करते करते आपको प्रैक्टिस होते होते इजी लगने ही लगता है। कोई भी चैप्टर हो, दुनिया का कोई भी चैप्टर મહેનત के सामने टफ नहीं हो सकता है। જે લોકો આળસુ હોય એમના માટે કોઈ ચેપ્ટર ઇઝી भी નથી હોતું। तो 0.006737 दिया हुआ है, 4 डिजिट यानी मैं 2 ही डिजिट यहाँ पे लेता हूँ तो मुझे मिलेगा मेरा PA दैट इज 0.0402। तो काम हमारा हो चुका है। आप देख सकते हो कि पॉइसन में वैल्यू कहाँ कहाँ तक जा रही है, ठीक है। हाइपर ज्योमेट्रिक में वैल्यू 0.38 35 वहाँ तक ही जाती थी, ग्राफ बहुत नीचे नहीं आता था। पॉइसन डाउन टू अर्थ आ जाता है, ऑलमोस्ट 0 0 0 की तरफ भागता रहता है। यहाँ पे इस सब में आपको ये देखने का सॉलिड मौका मिलेगा क्योंकि इसमें हमें LTPD की वैल्यू उन्होंने 7% 0.07 दी है। यहीं तक की कैलकुलेशन करनी है, चाहो तो आप 2 कैलकुलेशन एक्स्ट्रा कर सकते हो और आपके ग्राफ के ऊपर की वैल्यू को आप कैलकुलेट करके भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ग्राफ का इस्तेमाल करके ही ट्राई करेंगे वैल्यू को एस्टिमेट करने का, ठीक है। तो हमारा ये आधा काम हो चुका है। अब इसे हम प्लॉटिंग में प्लॉट करेंगे और बाकी की वैल्यू ढूंढने वाले हैं, मगर उससे पहले मैं ये टेबल में लिख देता हूँ वैल्यू, अदरवाइज मैं कैसे प्लॉट करूँगा गड़बड़ हो जाएगी। तो जो वैल्यूज़ है उसका टेबल
आप भी जब काम करते हो तब इसी तरह से टेबल बनाओगे तो चलेगा, नहीं बनाते तो भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आंसर शीट में तो होगा ही। फिर भी जहाँ पे ग्राफ है उसके लेफ्ट साइड वाले पेज पे अगर ये लिखते हो वैल्यूज़ कलेक्टिवली तो आपको पेज पलट के देखने की ज़रूरत नहीं रहती और मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाता है। ठीक है, आपकी मर्जी। फिर 0.4059, 0.03 के पास वैल्यू हमने ढूंढी 0.1992। ठीक है, अब 0.04 एंड 5 की वैल्यू लिखनी है। काम अब इसके बाद वाला काम सम नंबर 24 के जैसा ही हो गया, क्योंकि टेबल आप देख सकते हो अब रेडी हो गया। सो 0.04 के पास वैल्यू क्या है वो लिख देते हैं। फिर प्लॉटिंग का काम सिंपल है इस ग्राफ में, ओसी कर्व इज मच ईजियर इन पोजीशन ऑल्सो। सो 0.0915 प्लॉटिंग तो हम 2 डिजिट पे ही करते हैं, कोई टेंशन नहीं है ग्राफ में। 0.0402। ठीक है, तो अब आ चुका है वक्त कि हम जाए हमारे कर्व वाले हिस्से में, ग्राफ को ड्रॉ करें। प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, रियल बिजनेस वर्ल्ड में भी इस्तेमाल होता ही है। ओसी कर्व तो ठीक है, प्रोडक्शन के लिए एक्सेप्टेंस रिजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। तो पहला पार्ट है प्रोड्यूसर जी का रिस्क। सो प्रोड्यूसर्स रिस्क के लिए अल्फा यानी 1 - PA, और हमें एस्टिमेट करना है फॉर AQL इज इक्वल टू 0.01। वैसे तो मैं ये ग्राफ के ऊपर जाने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें पता है 0.74 अप्रॉक्सीमेटली, नहीं एग्जैक्ट कैलकुलेशन में आ चुका है, मगर हम लास्ट में ही लिखेंगे तो उसी तरह से फ्रॉम ओसी कर्व। फिर दूसरा हिस्सा है कंज्यूमर्स रिस्क यानी बीटा इज इक्वल टू PA। ठीक है, और उसमें फॉर LTPD दिया गया है 7%। यानी हमें अब एक्स एक्सिस पे पीडेश को 7% तक प्लॉट करना है, 6% की वैल्यू नहीं है, ध्यान वो भी रखेंगे हम। तो काम उसी तरह से है, एक्स एक्सिस ओरिजिन एंड वाई एक्सिस, एक्स पे लिया जाता है पीडेश, वाई पे लिया है आई मीन ले रहे हैं हम PA। उसी तरह से काम करना है। 2-2 सेंटीमीटर का स्केल रहता है, अगेन स्केल का मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ पेपर में। 5% तक का डेटा है, सीधा 7% नहीं लिखना है, 6% देन 7%, और हर एक में एक सेंटीमीटर आप छोड़ रहे हो, ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ फ्रॉम दिस डॉट। ठीक है, यानी स्केल जो है मेजरमेंट का स्केल वो हम लिखते हैं उसी तरह से 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01, वाई पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.10। वही काम कर रहे हैं जो हमने आगे वाले काम में किया था, स्केल सेम टू सेम है लकीली। सो 0.10, 20, 30, सो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यूज़ हमने प्लॉटिंग किया हुआ है, आपके ग्राफ में एग्जैक्ट मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, यूज़ ग्राफ पेपर्स फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, तो हमारा ओसी कर्व, और ऊपर टाइटल भी देना है आप कौन सा कर्व कर रहे हो, क्योंकि हमारे जो पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3, उसमें भी ग्राफ्स आएंगे, तो पेपर चेक करने वाले को पता चलना चाहिए, क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करना चाहिए ऊपर यहाँ पे, कि सपोज एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 4B है तो लिखो 4B ओसी कर्व, इस तरह से मेंशन खास करना यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। पहली वैल्यू 1 है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 0.74, 75 सेंटर में है, 2 लाइन नीचे जाओगे तो 74 मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। 4059 अप्रॉक्सीमेटली आप 405 यानी पहली लाइन ले सकते हो, पहली या दूसरी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी प्लॉट प्रॉपरली करना। 1992 यानी अप्रॉक्सीमेटली कहेंगे 0.20, तो वो यहाँ पे आएगा 0.09, खास ध्यान रखना है। 10 से 2 लाइन नीचे 0.09 आएगा। अब ये 0 से जितना नज़दीक हम नीचे जा रहे हैं लास्ट वैल्यूज़ में, वो थोड़ा डेंजर होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, खास ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सिस से तो कोई भी लाइन टच नहीं होनी चाहिए, खास ये ध्यान रखेंगे। 0.09 या अप्रॉक्सीमेटली जैसे हमने कहा 2 लाइन नीचे जाना है, तो यहाँ पे 0.04 किधर होगा, तो जैसे मैंने कहा था ये होगा 0.05, उससे 2 लाइन नीचे, यानी बहुत ही करीबी मामला है, हमारा ग्राफ बहुत नीचे तक जा रहा है। सो थोड़ी सी सावधानी हटी,
एंड दुर्घटना कंफर्म घटी। इसीलिए इस सम मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ ताकि आपको फीलिंग आए। ज़्यादा फ्लैट नीचे नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे ले जाना है और हौले हौले से। कितना ध्यान रख के काम करना पड़ता है, और गलती से नीचे टच ना हो जाए आपका एरो, उसका आपको सावधानी से ख्याल रखना है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ है लास्ट वैल्यू, ठीक है। यानी अगर अब आप ऑब्जर्व करते हो तो AQL की वैल्यू के लिए मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि AQL तो हमारे पास रेडी ही था, यहाँ पे 0.01 है AQL। LTPD का ख्याल रखना है, AQL 0.01, तो सीधा ऊपर, और वैल्यू हमारे पास रेडी है AQL। सो 0.01 के लिए 0.74। सो फॉर AQL 0.01 फ्रॉम OC कर्व PA is 0.74. Therefore alpha is equal to 1 minus PA, that is 1 minus 0.74. ये तो एग्जैक्ट मिलेगा 0.26, ठीक है। दूसरा पार्ट खास ध्यान रखना है, कंज्यूमर्स रिस्क थोड़ा रिस्की है यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू बहुत ही करीबी मामला यहाँ पे है। एग्जैक्टली दूसरी लाइन मुझे जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है मेरे ग्राफ में, तो वो दूसरी लाइन है ओरिजिन के बाद वाली। तो लाइन ये ड्रॉ करने में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कभी कभी लाइन टच होने का चांस भी रहता है, तो काम उसी तरह से करना है हमें। तो सिंपली कहे तो ये पॉइंट बहुत ही क्रिटिकल या क्रूशियल कह सकते हैं। मेरे ग्राफ के हिसाब से वो होगा 0.01। सो हम कह सकते हैं दैट फ्रॉम OC कर्व के ऊपर से PA की वैल्यू है 0.01। देयरफॉर बीटा की वैल्यू कहते हैं हम कंज्यूमर्स रिस्क, बीटा इज इक्वल टू PA, यानी बीटा की वैल्यू जो है वो मिलती है 0.01। एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर्स रिस्क बहुत ही कम है, कंज्यूमर्स रिस्क ओनली 1%। ये लाइन थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए, ठीक है। स्केल का इस्तेमाल आप करना, कहीं पे भी टच ना होना चाहिए। ये तो मैंने डॉट्स किए हुए हैं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली है, आप स्केल से काम करोगे तब थोड़ा सा संभाल के ये काम करना है, ठीक है। तो ये जो है वो हो गया हमारा OC कर्व, उसके ऊपर से ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है। होमवर्क में जो आपको काम करना है, खास एक इलस्ट्रेशन दूंगा वैरायटी वाला और एक एक्सरसाइज का सम, ज़्यादा नहीं दे रहा, दो सम दिए गए हैं, फिर भी मैं एक एक सम ही देने वाला हूँ, ठीक है। होमवर्क में आप करोगे सम नंबर 25 एंड इलस्ट्रेशन में भी एक सम आपको करने का मौका ज़रूर मिलेगा। ऐसा एक इलस्ट्रेशन भी है जिसमें उन्होंने स्मॉल एन 200 दिया हुआ है, वैसा वाला सम मैं आपको देने वाला हूँ। यस, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11, उदाहरण नंबर 11। इलस्ट्रेशन 11 करना है आपको और 25 नंबर का सम, और 25 के अंदर आप स्मॉल एन 50 देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको P डैश क्या लेना है, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10। 5 कैलकुलेशन आपको करनी है P डैश की, 5 वैल्यू ये लेनी है क्योंकि स्मॉल एन 50 है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 11 में आप देख सकते हो स्मॉल एन 200 है, तो उन्होंने वैल्यू ली हुए 0.005, 0.010, 0.015, तो वो आप इलस्ट्रेशन में ऑब्जर्व कर पाओगे। मगर खास उसका ग्राफ भी आपको प्लॉट करना है, और वहाँ पे एस्टिमेशन भी बहुत ही प्यारे हैं AQL LTPD। तो ये इतना काम आपको करना है इस लेक्चर में, थोड़ा सा ही काम बाकी रहता है, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सभी खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम AOQ कर्व एंड ATI कर्व वाले एग्जाम्पल, उसके कैलकुलेशन वाले पार्ट हमारे पोजीशन के बाकी है, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रखने वाले हम, कंप्लीट करो काम। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.